गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए फाइनल ईयर राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम हमारा टॉपिक भारतीय विदेश नीति की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं। हमने हमारी पिछली कक्षाओं में गुटनिरपेक्षता की नीति के संबंध में, शांति की विदेश नीति के तथा मैत्री एवं सहअस्तित्व की नीति के संबंध में विस्तार पूर्वक हमने अध्ययन किया। आज हम आगे की जो विशेषता हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। जो हमारी भारतीय विदेश नीति की अगली विशेषता है, विरोधी गुटों के मध्य सेतुबंध बनाने की नीति। पॉलिसी ऑफ एक्ट एज ए मीडिएटर बिटवीन पावर ब्लॉक्स, कि जो विरोधी अलग अलग गुट हैं उनके मध्य एक प्रकार से मीडिएटर, सेतुबंध, समझे आप, पुल बनने के एक प्रकार से, मतलब ताकि किसी प्रकार के तनाव को कम किया जा सके, संघर्ष को कम किया जा सके। तो देखिए, भारत अपनी विदेश नीति द्वारा विश्व में परस्पर विरोधी गुटों के मध्य सेतुबंध का कार्य करता रहा है। यह हमेशा भारत की नीति रही है। अतः आप देख सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष नीति के कारण भारत दोनों गुटों के मध्य उनको मिलाने वाली कड़ी के रूप में कार्य कर सकने की विशेष स्थिति में रहा है। हमने ये जो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, आप समझ सकते हैं कि हाँ, ये तय है कि हमने तत्कालीन जो दुनिया में दो गुट थे, दोनों से पृथक रहकर हमारी स्वतंत्रता और स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हुए दोनों गुटों से समान दूरी बनाकर चले। ये बात स्पष्ट है। लेकिन हम केवल यही नहीं कि हम तटस्थ रहकर रह जाएं कि जो हो रहा है उसको होने दो, हम चुपचाप रहेंगे, नहीं। इसका मतलब ये गुटनिरपेक्षता नहीं है। हम बिल्कुल सजग थे कि दुनिया में कहीं भी अशांति का काम होता है तो हम आवाज़ उठाएंगे। दुनिया में अलोकतांत्रिक तरीके से कुछ होता है तो हम आवाज़ उठाएंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि उसकी भर्त्सना करेंगे, हम उसकी आलोचना करेंगे और विश्व जनमत द्वारा दबाव बनाने का काम करेंगे कि भाई जो किया है उस राष्ट्र द्वारा पर्टिकुलर काम वो गलत है, इस प्रकार नहीं होना चाहिए, उस पर दबाव बनाने का काम किया जाएगा। और जहाँ कहीं भी शक्ति के लिए संघर्ष होगा या फिर अशांति का वातावरण होगा, युद्ध होगा, तनाव बढ़ेगा, तो हम वहाँ पर हमारी कोशिश ये है कि हम तनाव को कम करें। आप समझ सकते हैं जो भारतीय विदेश नीति की विशेषता ने दुनिया के किसी भी राष्ट्र में नहीं दिखाई देती है। ये हमारे संस्कारों में है कि हम दुनिया को पूरे एक विश्व को एक परिवार मानते हुए विश्व में शांति स्थापित करने की बात पर बल देते हैं। हर देश कुछ विस्तारवादी हैं, कुछ आक्रामक हैं, किसी प्रकार के अपने हितों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, सब कुछ है। लेकिन हम तो क्या करते हैं कि नहीं भाई, हम तो हैं लेकिन दुनिया के अन्य देशों को भी किसी प्रकार से हम न तो गुलामी की तरफ, न वो साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद के शिकार होने देंगे और पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने में हम विश्वास करते हैं। उसी प्रकार की नीति पर आगे चल रहे हम। तो देख सकते हैं कि दोनों गुटों के मुकाबले भारत की आर्थिक स्थिति और सैनिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी। तत्कालीन समय की बात करूँ मैं, कि अमेरिका और सोवियत संघ के सामने भारत कुछ भी नहीं था। कब? जब हम शीत युद्ध के दौरान की बात कर रहा हूँ। किंतु दोनों गुटों से शक्ति संतुलन होने के कारण उनके दोनों के मध्य जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान में मध्यस्थता या मध्यस्थ के कार्य करने की दृष्टि से भारत की स्थिति बहुत ही उपयुक्त रही है। कि एक बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन बनाने में दोनों देशों के मध्य विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाने में हमेशा भारत ने पहल की है। अपनी इस स्थिति के कारण अब तक उसने आप देखेंगे कि कोरिया देखिए, वियतनाम वाला मामला देखिए, कांगो देखिए, आदि समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है और दोनों गुटों को समेट लाकर विश्व शांति के सामने जो भी खतरे उत्पन्न हुए थे उन खतरों को निपटने में बहुत बड़ी योगदान माना जाता है भारत का। ठीक है। अगली विशेषता है साधनों की पवित्रता की नीति। क्योंकि हम गांधी के अनुयायी हैं, गांधी हमारे देश में पैदा हुए, गांधी की अपनी गांधीवाद और गांधीवादी विचारधारा पूरी दुनिया में प्रभाव फैला। गांधी कहते थे कि साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। साध्य की प्राप्ति के लिए आप जो चाहे वैसे आप साधन नहीं अपना सकते, इसलिए साधन और साध्य पवित्र होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि भारत की नीति अवसरवादी अनैतिक कभी नहीं रही, कभी मौका परस्त हम नहीं रहे और अनैतिक भी नहीं रहे। हमने इथिक्स, इंटरनेशनल इथिक्स का पालन किया। भारत साधनों की पवित्रता में विश्वास करता रहा है और करता जा रहा है। भारत की विदेश नीति पर महात्मा गांधी के इस मत से बहुत प्रभावित हैं कि न केवल उद्देश्य वरन उसकी प्राप्ति के साधन भी पवित्र होने चाहिए। गांधी जी का बहुत बड़ा प्रभाव दिखता था कि केवल उद्देश्य पवित्र नहीं होना चाहिए बल्कि साधन भी पवित्र होने चाहिए। यद्यपि उनके सत्य और अहिंसा के साधनों को पूरी तरह से नहीं अपनाया जा सकता। ये बात सही है कि पूरी तरह से हम गांधी जी को या गांधीवाद के पूरे विचारों को हम अंतर्राष्ट्रीय नीति में या विदेश नीति में लागू नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक काफ़ी हम कर भी सकते हैं।
फिर भी भारत इस बात का निरंतर प्रयत्न करता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान शांतिपूर्ण उपायों से किया जाए, हिंसात्मक साधनों से नहीं। हिंसा में विश्वास ही नहीं करते हम। जो भी समस्या है, सबसे पहले हम प्रायोरिटी रखते हैं कि उस समस्या का समाधान शांतिपूर्वक मार्ग से होना चाहिए। और स्वयं भारत के संविधान भी कहता है, आप देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ है, आप देखेंगे हमारे संविधान का 51 है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा पर बल देता है। तो देखो आप, उल्लेख किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने, संगठित लोगों और एक दूसरों से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बंधनों के प्रति आदर बढ़ाने में, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटारा के लिए प्रोत्साहन देने इत्यादि के जो प्रयत्न करेंगे, तो उसमें इन सभी बातों को लेकर हम चलते हैं, इनसे परे कभी नहीं हटते। और यदि साधनों की श्रेष्ठता में भारत को विश्वास नहीं होता, तो आपको पता होगा कि 1965 का युद्ध हुआ तो हमने 1966 में ताशकंद समझौता और 1972 में शिमला समझौता कभी नहीं किया होता। और यही नहीं, हमने इन दोनों युद्धों में जो पाकिस्तान का हिस्सों पर जो जीत दर्ज की थी, या जो मतलब जीत कर हमने भारतीय नियंत्रण में ले लिया था, उनकी जो युद्धबंदी थे वो हमारी जेलों में थे हज़ारों की संख्या में। लेकिन जब समझौता हो गया तो हमने उनका क्षेत्र भी लौटा दिया और उनके लोगों को भी लौटा दिया। ये हमारी भारत की शांति की विदेश नीति को स्पष्ट करता है। हम मौकापरस्त अवसरवादी नहीं थे कि हम किसी प्रकार से उसको दबाव में लेकर उसका मौके का फ़ायदा उठाकर हम हमारे हितों की पूर्ति करें। ऐसा भारत के चरित्र में कभी नहीं रहा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि भारत ने इन दोनों युद्धों में पाकिस्तान की युद्धबंदियों तो लौटा दिए थे, लेकिन साथ में जीती हुई जमीन भूमि को भी लौटा दिया। भारत हथियारों का प्रयोग केवल आत्मरक्षा में करना उपयुक्त मानता है। भारत का मानना है कि साधन अच्छा है तो साध्य निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। इसलिए साधन साध्य की पवित्रता पर भारत की विदेश नीति बल देती आई है। अगला है पंचशील पर जोर देने की नीति। देखिए, पॉलिसी टू एडहेर पंचशील लॉ। देखिए, पंचशील के जो 5 सिद्धांत हैं उनका प्रतिपादन जो किया गया, उनका जो मेन मंतव्य या द्योतक है वो क्या है? शांति प्रियता। 1954 के बाद भारत की विदेश नीति में पंचशील के सिद्धांतों की एक नई दिशा प्रदान की। पंचशील से अभिप्राय आचरण के 5 सिद्धांत जो अपने व्यवहार में लाएंगे। आप अपनी विदेश नीति के संचालन में इन सिद्धांतों का पालन करेंगे। जिस प्रकार बौद्ध धर्म में ये व्रत एक व्यक्ति के लिए होते हैं, उसी प्रकार आधुनिक पंचशील के सिद्धांतों द्वारा राष्ट्रों के लिए दूसरे के साथ आचरण के संबंध में इन निश्चित नियमों को अपना सकते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? पहला, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता का पारस्परिक सम्मान की भावना। हर देश के आंतरिक मामलों में मतलब यूँ कहें कि जो अपनी दो देश की सीमा है, उसकी अखंडता और उसकी जो सर्वोच्च सत्ता है, उसमें एक प्रकार के सम्मान की भावना हम रखेंगे। एक दूसरा है अनाक्रमण, मतलब एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। तीसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना, इंटरनल इंटरफेयर नहीं करना। चौथा है समानता और पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, जियो और जीने दो। इस प्रकार की नीति 5 प्रकार के सिद्धांतों को लेकर चलते हैं और इसी 500 सिद्धांतों को हम हमारी विदेश नीति में भी पालन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंचशील के इन सिद्धांतों का प्रतिपादन सर्वप्रथम 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत के संबंध में भारत और चीन के मध्य एक समझौते में किया गया था। पहली बार चीन तिब्बत के प्रश्नों को लेकर भारत और चीन के मध्य कब? 29 अप्रैल 1954 में। 28 जून 1954 को चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई और भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने पंचशील के अपने विश्वास को दोहराया। एशिया के प्राय सभी देशों में पंचशील के सिद्धांतों को स्वीकार भी किया। देखिए, आप इसका इफेक्ट भी देखिए, आप एशिया के काफ़ी देशों ने इस बात को स्वीकार किया। फिर अप्रैल 1955 में बांडुंग सम्मेलन में इन पंचशील के सिद्धांतों को पुनः विस्तृत रूप दिया। बांडुंग सम्मेलन के बाद विश्व के अधिसंख्यक राष्ट्रों ने पंचशील के सिद्धांतों की मान्यता दी। अब देखो, जो बांडुंग सम्मेलन था 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में, तो ये एक प्रकार के एशियाई और अफ्रीकी देशों का एक सम्मेलन था जो महत्वपूर्ण इन विचारों पर बल देता आया है। इसमें उन्होंने आस्था प्रकट की। 14 दिसंबर 1959 को 82 राष्ट्रों की संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने भारत द्वारा प्रस्तुत किए गए पंचशील के सिद्धांत को स्वीकार भी किया। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है उसका जो सम्मेलन है, उसमें 14 दिसंबर 1959 को हमने 82 राष्ट्रों के सम्मुख ये प्रस्ताव पेश किया और सभी देशों ने इसको स्वीकार भी किया। तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि केवल भारत चीन के मध्य पंचशील की बात नहीं है, दुनिया के लगभग महत्वपूर्ण सभी देशों ने इस पंचशील के सिद्धांत को स्वीकार किया और इसको मान्यता प्रदान की।
पंचशील के सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए निस्संदेह आदर्श की भूमिका का निर्माण करते हैं और हर देश अगर ये पंचशील का सिद्धांत को स्वीकार करें तो दुनिया स्वर्ग से कम नहीं होगी, क्योंकि किसी प्रकार के न झगड़े होंगे, न युद्ध होंगे, न फसाद होंगे, न विद्रोह होंगे, न संघर्ष होगा, किसी प्रकार से कुछ भी नहीं। शांतिपूर्ण से अस्तित्व जियो और जीनो दो की वाली नीति पर सब लागू करके सब अपने विकास की चरम सीमा तक जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पंचशील के जो सिद्धांत हैं आपसी विश्वास के सिद्धांत हैं। पंडित नेहरू के शब्दों में कहा जाए, यदि इन सिद्धांतों को सभी देश मान्यता दे दें तो आधुनिक विश्व अनेक समस्याओं से मतलब निजात पा सकता है। ठीक है, पंचशील के संबंध में इतिहास का निर्णय कुछ दूसरे प्रकार का है। यद्यपि ये सत्य है कि पंचशील के सिद्धांत अत्यंत उच्च और श्रेष्ठ आदर्श हैं, परंतु वे अव्यावहारिक और भारतीय कूटनीति की हार सिद्ध हुई। आप देखिए इतने महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, हमने पूरी दुनिया को दिखाया, पूरी दुनिया के देशों ने स्वीकार भी किया, अत्यंत उच्च और श्रेष्ठ आदर्श हैं, किंतु जब इसको व्यावहारिक तौर पर लागू किया गया और देखा तो इसमें बहुत बड़ी हमें भारतीय कूटनीति को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा, हमें बहुत बड़ा धोखा मिला इसके बदले में। पंचशील के इसके सिद्धांतों को पालन करवाने के लिए किसी उपयुक्त व्यवस्था या संस्था का विधान नहीं था। इस समय में पंचशील बहुत कुछ 1928 के केलोंग-ब्रिया पैक्ट के समान था। केलोंग-ब्रिया पैक्ट के द्वारा क्या था कि संसार के अधिकांश राज्यों ने युद्ध के परित्याग की घोषणा की थी, परंतु उन्होंने व्यवहार में अपने वचन का पालन नहीं किया। इसी प्रकार से पंचशील के जो सिद्धांत थे को स्वीकार करने वाले राज्यों ने भी व्यवहार में उसे पवित्र आकांक्षा ही समझा, अनेक बार उसका उल्लंघन किया। स्वयं चीन के प्रधानमंत्री जिस समय सिद्धांतों की घोषणा कर रहे थे उस समय चीन भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार करके पंचशील के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ा रहा था, उल्लंघन कर रहा था। प्रारंभ में पंचशील की भारतीय विधि स्थिति की महान उपलब्धि माना जाता था, परंतु बाद की घटनाओं ने सिद्ध कर दिया कि पंचशील एक भ्रांति और भारतीय कूटनीति की एक महान पराजय है। आलोचक ये भी कहते हैं कि भारत चीन संबंधों के पृष्ठभूमि में पंचशील एक अत्यंत असफल सिद्धांत साबित हुआ। उनके द्वारा भारत ने तिब्बत में चीन की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करके तिब्बत की स्वायत्तता का अपहरण करके चीन का हमने समर्थन दिया था। अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर एक भयंकर आक्रमण प्रारंभ किया। पंचशील की मोह निद्रा में सोया हुआ भारत इस प्रकार चौंक कर उठ बैठा। उन्होंने पाया कि पंचशील वास्तविकता नहीं भ्रांति है, भारत की सफलता नहीं बल्कि कूटनीतिक भूल है। तो इसमें हमें धोखा ही मिला और इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन आज भी हमें यकीन करते हैं कि अगर पंचशील के सिद्धांतों में दुनिया विश्वास करे तो हम बहुत समस्याओं से निपटारा या छुटकारा पा सकते हैं। अगला है हमारा साम्राज्यवाद और प्रजाति विभेद का विरोध, यानी नस्लवाद, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, इसका हमेशा से हम विरोध करते हैं। हमने हमारे देश का लंबा स्वतंत्रता संग्राम जो चलाया वो तो केवल हम स्वतंत्र भी हो गए, लेकिन हम यही नहीं रुके। हम दुनिया के तीसरी दुनिया के देश, एशिया अफ्रीकी देशों, लैटिन अमेरिकी देशों को अपनी स्वतंत्रता के लिए हमने भरसक प्रयत्न किया, उनके लिए आवाज़ उठाई। तो देखिए ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हम स्वयं साम्राज्यवाद के दुष्परिणामों का स्वयं भोगी रहे हुए हैं। अतः उसके लिए साम्राज्यवाद का विरोध करना अत्यंत स्वाभाविक था कि हमने खुद भुगता है और हम चाहते थे कि दुनिया में और कोई नहीं भोगे, इसलिए हमने साम्राज्यवाद का विरोध करना हमने लक्ष्य बना दिया। प्रजातीय विभेद के कारण अंतर्राष्ट्रीय वातावरण दूषित होता है। स्वाभाविक है कि प्रजाति के आधार पर भेदभाव कि श्वेत और अश्वेत ये क्या चीज़ होती है, इंसान इंसान होता है। तो इसका बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और युद्ध का कारण भी ये उत्पन्न हो जाता है। अतएव भारत इन दोनों का विरोध करता रहा है। यही कारण है कि विश्व में जहाँ कहीं भी राष्ट्रवादी आंदोलन विदेशी दास्ता से मुक्ति पाने के लिए हुए, भारत ने खुलकर उनका समर्थन किया। आप देखिए इंडोनेशिया पर जब हॉलैंड ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनः अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया तो भारत ने जबरदस्त इसका घोर विरोध किया। ये क्या तरीका? इस प्रकार से आप किसी का शोषण करेंगे क्या? फिर इसके लिए उन एशियाई देशों को संगठित किया, दबाव बनाया, संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने इस मामले को पेश किया। 1954 में इंग्लैंड और फ्रांस ने मिलकर मिस्र पर आक्रमण कर दिया और सुएज नहर को हड़प लेना चाहते थे। भारत ने इससे नवीन साम्राज्यवाद कहकर घोर विरोध किया। ये क्या तरीका? एक लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार से हस्तक्षेप करके आप सब कुछ मतलब अपना कब्जा करना चाहते हो। इसी प्रकार से आपने देखें कि भारत ने लीबिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, मलाया, अल्जीरिया आदि देशों के स्वतंत्र संग्राम का पूरा समर्थन किया। पश्चिमी एशिया में भारत ने डॉलर साम्राज्य को हमेशा का विरोध किया। अरब राष्ट्रों के साथ उन्होंने भारत ने दिया। भारत फिलिस्तीनी जनता को अपने अधिकार दिलाने के लिए सर्वदा प्रयत्नशील रहा है। हिंद चीन, जिसमें आप देखेंगे कि वियतनाम, कम्बोडिया, लाओस 3 देश हैं, वहाँ पर जो अमेरिकी हस्तक्षेप किया भारत ने उसका विरोध किया। भारत सैनिक गुटों जैसे नाटो, सीटो, सेंटो, वारसा ऐसा ही सभी संधि गुटों के विरोधी रहा है।
भारत की नज़र में ये संगठन राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़े घातक थे। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए भारत की जो भूमिका है वो एक मुक्तिदाता के रूप में रही है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में उपनिवेशवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाता रहा। दक्षिण अफ्रीका और रोडेशिया में प्रजातीय विभेद अपनी चरम सीमा पर पहुंचा था। वहां की गोरी सरकार काली चमड़ी वाले लोगों के साथ प्रजातीय आधार पर घोर अत्याचार करती थी और भारत ने भी इस नीति का जबरदस्ती से विरोध किया। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत बराबर ये प्रश्न उठाता रहा है कि भारत प्रजातीय विभेद का इतना घोर विरोधी है कि उसने दक्षिण अफ्रीका के साथ अपने जो संबंध थे अच्छे वो भी उसने दौत्य संबंध वो भी विच्छेद कर लिए थे कि हम किसी प्रकार से जब इस प्रकार की किसी के साथ एक बहुत बड़ा घोर अमान्य व्यवहार है, हम ऐसे देश के साथ किसी प्रकार के संबंध भी नहीं रखना चाहते हैं। अंतिम विशेषता है संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करने की नीति। देखिए, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करने वाले संस्थापक सदस्यों में से एक है। हम स्वतंत्र भी नहीं हुए, भारत ने इच्छा जताई कि नहीं, हम बिल्कुल संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पूरा समर्थन करते हैं और इसके संस्थापक देश जो हैं उसमें भारत ने भी अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व शांति स्थापित करने का एक बहुत बड़ा सहारा मानता है और उसमें पूरा विश्वास जताता है। भारत के लिए संघ राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का एक प्रमुख प्रभावशाली और न्यायोचित मार्ग है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों और विशेष अभिकरणों में सक्रिय रूप से भाग लेकर महत्वपूर्ण कार्य भी किए। हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के साथ साथ उसकी विभिन्न एजेंसियों, चाहे यूनिसेफ हो, यूनेस्को, यूएनडीपी हो, यूएनईपी हो, जो भी हैं, सभी में अपने महत्वपूर्ण कार्य किए, सराहनीय कार्य किए और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत ने आज तक कभी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं किया। ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि पिछले 70 साल में हमें किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया हो। हमने हमेशा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेशों का सम्मान दिया है। कोरिया, हिंद, चीन में शांति स्थापित करने के लिए भारत ने यूएन में पूरी उसकी सहायता की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के आह्वान पर कांगो में शांति स्थापना हेतु अपनी सेनाएं भेजी, जिन्होंने उस देश की एकता को सुरक्षित किया। और बड़े गर्व के साथ ये कहना पड़ता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो शांति सेना भेजी गई, आज अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन है, रूस है, इनसे भी सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सेना भेजी है शांति सेना के रूप में तो वो भारत आता है, क्योंकि भारत ने सबसे ज़्यादा बार और सबसे ज़्यादा संख्या में हमारी सेना को विश्व शांति के लिए भेजी। ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। अगर हमें विश्वास नहीं होता तो आप सोचो कि क्यों इस प्रकार कदम उठाते हैं। इसलिए हमें संयुक्त राष्ट्र संघ में अगाध श्रद्धा है। संयुक्त राष्ट्र संघ को भारत ने जो सहयोग दिया, उसी कारण अक्टूबर 2010 में 7वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भी चुना गया। फिर आप देख सकते हैं भारत पहली बार 1950-51 के दौरान सुरक्षा परिषद का सदस्य रहा। उसके बाद में संसद 68, 72-73, 1977-78, 84-85, 91-92 और 2010 के बाद में ये ये जो अवसर मिला वो 1 जनवरी 2011 से 2012 तक का था और एक बार पुनः अब और मिल गया एक बार हमें। तो भारत के उम्मीदवार राजदूत चंद्रशेखर दासगुप्ता को आर्थिक सामाजिक परिषद की आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी समिति के चुनाव में सर्वाधिक मत मिले। 27 अप्रैल 2010 को इसका सदस्य बनाया गया। भारत ने जून 2010 में मानवाधिकार परिषद के सदस्य रूप में लगातार दूसरा कार्यकाल पूरा किया। 2011 में तीसरी बार मानवाधिकार परिषद का सदस्य के रूप में चुना गया भारत। 1968 में अंकटाड का द्वितीय सम्मेलन बुलाकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति अपनी निष्ठा को प्रदर्शित किया। भारत के BN राव और RS पाठक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में काम किया। नगेंद्र सिंह मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदासीन रहे। 2012 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और महासभा में अलग अलग मतदान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश दलवीर भंडारी पुनः एक बार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश निर्वाचित हुए। ठीक है। डॉक्टर राधाकृष्ण यूनेस्को के सर्वोच्च पद पर रह चुके हैं, जो हमारे भारतीय राष्ट्रपति रहे हुए हैं। भारतीय प्रतिनिधि श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित महासभा का सभापतित्व कर चुकी है। भारत ने क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना के संघर्षों को समाप्त करने के लिए उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को पूरी तरह से समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा बलों के प्रयासों और भारत के राष्ट्रीय लेफ्टिनेंट जनरल सतीश नाम्बियर की कमांड भूतपूर्व यूगोस्लाविया में संयुक्त राष्ट्र ऑपरेशन के विश्व भर में प्रशंसा हुई। भारत ने सोमालिया में मानवीय सहायता तत्काल भेजने में संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई का समर्थन किया, उनके कार्यों में सहयोग किया। भारतीय सेना भूतपूर्व यूगोस्लाविया, सोमालिया, कंबोडिया, लाइबेरिया, अंगोला और मोजाम्बिक में संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना की स्थापना कार्रवाई में भाग लेकर स्वदेश लौट आई। भारत ने एक बटालियन टुकड़ी संयुक्त राष्ट्र अंगोला वेरिफिकेशन मिशन पर 1995 में भेजी। 96-97 के दौरान 1100 भारतीय सैनिक, स्टाफ अधिकारी और सैनिक पर्यवेक्षक अंगोला में तैनात रहे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र रवांडा मिशन पर भी अपनी थल सेना बटालियन भेजी, जिसमें 800 की एक टुकड़ी और आंदोलन नियंत्रण यूनिट शामिल थी। ठीक है।
फिर आप समझ सकते हैं कि भारतीय सेना के लिए गौरव की बात है कि संयुक्त राष्ट्र शांति सेना दुनिया के विभिन्न देशों में अब तक गुणसूत्र अभियान चलाए हैं, जिनमें से 48 अभियान में भारतीय सैनिकों ने भूमिका निभाई है। मतलब आप देखिए 69 सैनिक अभियान जो यूएनओ के द्वारा चलाए गए, उसमें से 48 अभियानों में भारतीय सेना को भेजा गया। तो ये बहुत बड़ी एक हमारे लिए एक गर्व की और एक उपलब्धि मानी जाती है। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना अभियान में अक्टूबर 2015 की स्थिति के अनुसार 10 देशों में 7,796 भारतीय सैनिक तैनात हैं। नवंबर 1998 में दक्षिणी लेबनान के भारतीय इन्फेंट्री बटालियन में के शामिल हो जाने से भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना का तीसरा सबसे बड़ा सैनिक सहायता प्रदान करने वाला देश बन गया। संयुक्त राष्ट्र मिशन भारत की सबसे बड़ी उपस्थिति कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में थी, जिसमें 4,547 हमारे जवान थे। जिसके बाद सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का स्थान है। पंडित नेहरू ने स्पष्ट स्वीकार किया था कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आप समझ सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के एजेंसियों में, शांति सेना में बहुत बड़ा भारत का एक योगदान है, तथा साथ ही साथ दुनिया की जितनी भी जो प्रमुख संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं, उनके जो पदाधिकारी, वहाँ पे भारतीय नागरिक उस पद पर सुशोभित किया। ठीक है। और दूसरा, जब संयुक्त राष्ट्र सहस्त्रावधि शिखर सम्मेलन था तो हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी ने अपना जो संबोधन दिया, उसमें उन्होंने विचार करते हुए, मतलब 2000 में ये जो संपन्न हुआ सम्मेलन, तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने कहा था कि आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई करने, संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना में सुधार करने और निर्धनता निवारण के लिए एक वैश्विक पहल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उन्होंने आह्वान किया, तथा सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य के लिए भारत का पक्ष प्रस्तुत करने उन्होंने भेदभाव रहित विश्वव्यापी परमाणु निषेधन पर बल दिया। ठीक है। शांति निर्माण में भी भारत ने बहुत बड़ा योग दिया। फिर संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र निधि, और इसमें भी भारत ने हमेशा से नियमित रूप से अपना स्थान देता है। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये मानी जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, मतलब आप देख सकते हैं कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त रूप से प्रायोजित करते हुए 177 देशों की रिकॉर्ड संख्या के साथ एजेंडा मध्य 124 वैश्विक स्वास्थ्य और विदेश नीति के अंतर्गत भारत द्वारा प्रस्तावित प्रारूप संकल्प A1691L17 को अंगीकार किया। और इस संकल्प से प्रतिवर्ष 21 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाना तय किया गया। तो ये सब भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, और संयुक्त राष्ट्र संघ में अगाध श्रद्धा रखते हुए भारत के साथ बिल्कुल काम करता आगे बढ़ रहा है।